नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी अपडेटेड और ताज़ी खबरें हैं जो कर रही हैं आपका इंतजार। तो शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नए वित्त वर्ष के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% तक की गिरावट। बैंक निफ्टी में भी 1.5% की हाहाकार। रियल्टी IT सेक्टर में सबसे ज्यादा पिटे शेयर्स। सोने के 1 लाख की तरफ बड़े कदम। MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 91,000 के पार। ट्रंप टैरिफ और ईरान से बढ़ते तनाव के चलते सोने में जोरदार खरीदारी। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पारित कराने के लिए होगा पेश। चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त। इसी सत्र में राज्यसभा में भी पारित कराने की तैयारी। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर संदेह। आरएसएस ने औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बनाने वालों को लिया आड़े हाथ। भैयाजी जोशी बोले औरंगजेब की कब्र बनी रहेगी, ये मुद्दा अनावश्यक। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कब्र को कानून का संरक्षण, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं। 1 अप्रैल से लागू हुई कई बड़े बदलाव। इनकम टैक्स और टीडीएस के मोर्चे पर राहत। वहीं मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा। गंदगी फैलाने पर बीएमसी की जुर्माना बढ़ाने की भी तैयारी। भयंकर गर्मी के लिए हो जाइए तैयार। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इस बार पड़ेगी सामान्य से ज्यादा गर्मी। अप्रैल से जून के बीच हीट वेव वाले दिन होंगे 2 गुने। ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो बढ़ेगी मुसीबत। ई चालान 3 महीने पेंडिंग रहा तो लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। लंबे वक्त से विवादों में रहे वक्फ संशोधन बिल को कल संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। आज हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए लाया जाएगा, लेकिन इस बिल को लेकर अभी से घमासान मच गया है। पूरी खबर जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, तो कल सरकार ने फाइनली तय कर लिया है कि इस बिल को इसी सत्र में पारित कराया जाएगा। क्या है रहेगी रणनीति और कितना संभव है इसे पारित कराना? बिल्कुल, सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो सबसे ज्यादा विवादों में या फिर कहें सुर्खियों में जो बिल रहा था वक्फ संशोधन बिल, इसको कल संसद में लाया जाएगा पारित कराने के लिए। और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया जाता है कि कब किस बिल को लाया जाएगा। तो उस बैठक में यह तय किया गया कि कल लोकसभा में प्रश्नकाल के ठीक बाद इस बिल को पारित कराने के लिए लाया जाएगा और इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है कि 8 घंटे तक इस बिल पर बहस होगी और बहस के बाद कल इसको लोकसभा से पारित करा लिया जाएगा। लोकसभा से पारित एक बार हो गया, उसके बाद राज्यसभा में रखा जाएगा पारित कराने के लिए। यानी 4 अप्रैल तक जो संसद का चालू सत्र है, उस सत्र के दौरान इस बिल को पहले लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा दिया जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर के 2 बातें काफी अहम हो रही हैं। पहली बात, राजनीतिक घमासान काफी ज्यादा होगा, इसका अंदेशा अभी से मिलना शुरू हो गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियों ने उस बैठक का वॉकआउट बहिष्कार किया। उसके बाद सदन के गलियारों में, सदन के बाहर आकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए, साफ तौर से दर्शाता है कल जब बिल लाया जाएगा उस वक्त काफी ज्यादा हंगामा होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जो सहयोगी दल है एनडीए के, जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों के रुख पर काफी ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। जेडीयू को यह भी देखना है कि खास वर्ग उनसे नाराज न हो जाए और इन दोनों की संख्या भी ठीक ठाक आपको है। अगर आप देखें तो लोकसभा में कुल संख्या जो है एनडीए की 293 है और जेडीयू और टीडीपी की कुल संख्या 28 है। और दोनों ने अगर विरोध किया, जिसकी संभावना भी फिलहाल कम दिख रही है, तो 272 के बहुमत के आंकड़े से नीचे 263 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से संख्या बल जो है जेडीयू और टीडीपी पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा राज्यसभा में संख्या बल को दिखाना। तो घमासान होगा, इन दोनों सहयोगी दलों पर भी नजरें टिकी रहेंगी। जी, तो काफ़ी घमासान की उम्मीद है, काफ़ी कुछ होने की यहाँ। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो कोशिश होगी सरकार की कि दोनों सदनों में इसे पारित करा लिया जाए। बैक टू बैक ये बिल्स आएंगे। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कहा कि चर्चा में हर पार्टी को बोलने का वक्त दिया जाएगा। I'm very happy that today, after the Catholic Council, the Bharat Church Group and various other church groups of India have extended not only support but appeal
everyone to support the Waqf Amendment Bill. Similarly, various other groups are also making a request. अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए। इधर वक्फ बिल को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज है। इसी बीच वक्फ बिल पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का माध्यम बन गया था। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या वक्फ ने मुसलमानों के लिए कोई कल्याणकारी काम किया है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि उनकी पार्टी वक्फ बिल का विरोध करेगी। साथ ही उन्होंने इसे जेडीयू और टीडीपी के लिए एक अग्नि परीक्षा बताया। जेपीसी की बैठक में हमने जितने संशोधन दिए थे सरकार ने एक स्वीकार नहीं किया। तो जब कभी ये फ्लोर पे आएगा हमारा रुख तो वही होगा ना जी, जो पहले था। हम इसका विरोध करेंगे और हम सरकार से चाहेंगे इसे स्वीकार कर ले। अब देखिए अभी तक तो एजेंडे में है नहीं, लाते हैं, लाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि हम न इसे देश हित में मानते हैं, न समाज हित में मानते हैं और न संविधान के अनुसार मानते हैं। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जिन पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी वो है नीतीश कुमार और नायडू साहब, क्योंकि टीडीपी ने एक बार फिर इस बीच कहा है कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन वो तैयार करने के लिए टीडीपी नेता प्रेम कुमार जैन ने वक्फ बिल को मुस्लिम समुदाय के हित में बताया है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और वक्फ बिल को बर्बाद बिल बताया है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो वक्फ पर घमासान आखिर क्यों मचा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। वक्फ पर सियासत 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा वक्फ पर सियासत। चलिए इस बड़ी राजनीतिक खबर के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार जहां से भी आज बड़ी खबर है। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 354 पॉइंट गिरा है तो सेंसेक्स 1390 पॉइंट गिर गया। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% तक की गिरावट रही है तो वहीं बैंक निफ्टी के हाल भी काफ़ी खस्ता रहे।
चलिए मार्केट का पूरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, आज बाजार में अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कहां पर ये पूरी गिरावट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था, और इस गिरावट में क्या कहीं कोई शेयर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने कुछ जोश दिखाया? तो नए वित्त वर्ष की जो शुरुआत रही थोड़ी खस्ता रही। इनफैक्ट ट्रम्प के टैरिफ के खतरे के चलते थोड़े बहुत बाजार में आपको मिक्स्ड फ्लोज आते हुए नजर पड़े, जिसके कारण बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। अगर हम गेनिंग सेक्टर्स की बात करें और स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग में इंडसइंड बैंक लगभग 5.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसी के साथ ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। स्पेसिफिकली अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो आईटी फार्मा शेयरों में बिकवाली का माहौल था। तो HCL टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें या दूसरे आईटी स्टॉक्स देखें तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड था। BL, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक जैसे काउंटर्स में भी आपको बिकवाली भारी आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया आज 20% सरकार से राहत मिलने के बाद आपको एक स्टॉक में मूव आता हुआ नजर पड़ा, और उसी तर्ज पे इंडस टावर में भी आपको अच्छी खासी खरीदारी दिखी। IDFC फर्स्ट बैंक और हुडको जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी थी। फ्लिप साइड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे मिड कैप्स में आज बिकवाली हावी थी। तो वोल्टास में लगभग 8% का इंट्राडे डाउनटिक, IT शेयर्स में से पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में 6% की डिक्लाइन और कोफोज में 4% की, और इसी तर्ज पे PB फिनटेक में भी बिकवाली का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इधर आज ऑटो शेयर्स में तेज रफ्तार रही क्योंकि बाजार की नजरें मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर थी। अब तक के आंकड़ों का अपडेट भी हमें यतिन ही देंगे, तो एक बार फिर उनका रुख करते हैं। तो यतिन, ऑटो नंबर्स के जो ट्रेंड है अभी तक के, वो कैसे हैं? थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं। अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो लगभग 1,92,000 यूनिट्स के आसपास उनकी मार्च की बिक्री रही। अनुमान था लगभग 2 लाख यूनिट्स के आसपास का। तो अगर हम स्पेसिफिकली मारुति सुजुकी की बात करें तो नंबर्स थोड़े फीके यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ रही है। इनफैक्ट अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो बिक्री की बात करें तो लगभग 18% की PV सेल्स ग्रोथ रही है। और अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो 30-35% की ग्रोथ यहाँ हमको देखने को मिली है। बेहतर अनुमान से यहाँ प्रदर्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें या दूसरी कंपनी जैसे VST टिलर्स की बात करें तो यहाँ भी आंकड़े अच्छे थे। और अगर हम रॉयल एनफील्ड की पर्टिकुलरली बात करें इस टाइम आइशर मोटर्स के लिए, तो 1 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री यहाँ देखने को मिली, जबकि अनुमान 90,000 यूनिट्स के आसपास का था। तो वहां भी आपको एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई नजर पड़ी। ओवरऑल अभी तक जो नंबर्स आए हैं ऑटो बिक्री के, वो ठीक ठाक सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। देखते हैं बचे हुए नंबर्स कैसे आते हैं। जी, शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इधर अब बात करें सोने की, तो इतनी उठा पटक में सोने का भाव बहुत दूर निकल गया है। सोने का भाव अब 1 लाख रुपए वाले जोन में एंटर कर गया है। नर्वस 90s में आ गया है सोना। MCX पर आज 10 ग्राम सोने का दाम 91,000 रुपए के ऊपर है। सोने में लगातार तेजी के क्या कारण है, ये हम बात करेंगे अपनी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, 1 लाख रुपए के अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया सोना। डेफिनेटली जो उठापटक इस समय इक्विटी मार्केट में है उसका फ़ायदा और भी अन्य चीज़ों का, अनसर्टेनिटीज़ का मिल रहा है, लेकिन ये रफ्तार कहाँ तक जाएगी? सोने ने पिछले क्वार्टर में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स लाके दिए हैं 18.5% के, और ये पिछले साल की 28% तेजी के बाद हैं। अब जब नया वित्त वर्ष यहां पर आज से शुरू हुआ है, आज भी सोना यहां पर रिकॉर्ड हाइज के साथ ओपन होता हुआ नजर आया। और आपको याद दिला दें कि सिर्फ डॉलर टर्म्स में या रुपए में ही नहीं, सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं चाइनीज युआन, जापानीज येन में, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। काफी सारी दूसरी कंट्रीज में भी हमने सोने को आज यहां पर ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखा। वेल, यहां पर 3 से 4 मेजर कंसर्न्स हैं। एक तो है टैरिफ को लेकर, जहां पर हमने बहुत सारी सेफ हेवन बाइंग सोने में आते हुए देखी है। दूसरा है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी यहां पर जोरदार सोना खरीदते रहे हैं। तीसरी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि रशिया यूक्रेन ले लें या गाजा या हौथी ले लें, इन सब का भी एक प्रीमियम हमने यहां पर सोने में बनता हुआ देखा है। इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी खासी है। ETFs हो या गोल्ड बॉन्ड्स, वर्ल्ड ओवर लोग यहां पर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाजार को थोड़ा सा रिसेशन, स्टैगफ्लेशन की भी चिंता है, जिसका फायदा यहां पर सोने ने उठाया है। पिछले क्वार्टर में डॉलर इंडेक्स में करीबन 4.5% की गिरावट थी, और उसका भी फायदा यहां पर सोने को मिलता हुआ नजर आया। आपको याद दिला दें, भारतीय बाजार में 91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर हमने अब सोने को कारोबार करता हुआ देखा है, और उसका कुछ असर यहां पर खरीदारी पे जरूर पड़ा है। आगे जाते हुए बाजार मानते हैं कि अब सोना अनचार्टर्ड टेरिटरी में है, मोमेंटम अभी भी ऊपर की तरफ है, तो सोना यहां से और नित नए हाईज बना सकता है। लेकिन जब करेक्शन आएगी, प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आपको उससे पहले ही शायद करनी चाहिए। नीचे में बाजार मानता है कि $2700-2800 तक सोना आ सकता है। ऊपर में 3150 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 3200-3500 जैसे लेवल्स भी यहां पर काफी हद तक अब बैंक्स उनकी भी बातें करने लगे हैं।
राइट, बहुत शुक्रिया मनीषा इस सोने की चाल को हमें समझाने के लिए। और आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल यानी नया फाइनेंशियल ईयर, और बहुत कुछ बदलता है जब 1 अप्रैल आती है। तो आज से किस तरह के बदलाव लागू हो रहे हैं, कुछ सस्ता हो रहा है तो कुछ महंगा भी हुआ है, नियमों में कौन सी नई चीज़ें आ गई हैं, आम लोगों की यानी कि हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसका किस तरह का असर होगा, ये सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। नोट कर लीजिएगा। नए वित्त वर्ष का पहला दिन है यानी कि 1 अप्रैल, और जो आज से जो सबसे बड़ा खुशनुमा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है इनकम टैक्स के मोर्चे पर। जी हां, इस साल आप जितनी भी कमाई करेंगे उस पर आपको 1,10,000 रुपए तक कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। हाल में सरकार ने जो बजट में ऐलान किया था उसमें 7 लाख रुपए से जो एग्जम्पशन लिमिट है बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी थी, यानी 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है टीडीएस के मोर्चे पर, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के मोर्चे पर। यहां पर जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से कमाई करते हैं तो वो जो पहली कटौती उनको 50,000 रुपये करानी पड़ती थी, अब उसकी लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वही कॉमन मैन यानी आम लोगों के लिए लिमिट को बढ़ाकर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया गया है। अगर बात करें रेंटल इनकम की, तो रेंटल इनकम पर भी जो टीडीएस की कटौती की लिमिट है उसको बढ़ाकर 2,40,000 रुपये से 6 लाख रुपये कर दिया गया है। तो ये बड़ी राहत है। अब जो बड़ी राहत है वो है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के मोर्चे पर। जी हाँ, अगर आप पैसा विदेश भेजते हैं तो जो अभी लिमिट 7 लाख रुपए की थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि 10 लाख रुपए तक विदेश पैसा भेजते हैं तो आपको टीसीएस से राहत मिलेगी। दूसरी जो राहत है वो है अगर आप किसी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस से आपको राहत मिल जाएगी। और अब जो बड़ी राहत तो नहीं कह सकते, जो लेकिन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते लोग हैं, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ज़रूरी अहम बदलाव हो रहा है। अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपके डिविडेंड पर ब्रेक लग जाएगी, यानी कि आपकी डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव है म्यूचुअल फंड और डीमैट को लेकर है। यहाँ पर आपको केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो 2004 के बाद जितने भी नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आज से एक नया पेंशन का ऑप्शन यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का विकल्प खुल गया है। जी हाँ, अब वो नए पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस स्कीम का यही है कि आप रिटायरमेंट के वक्त जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका 50% आपको गारंटीड पेंशन मिलेगा, साथ ही इनकम इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ ही अगर 10 साल तक आपने अगर नौकरी कंटिन्यू कर ली तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये तक पेंशन जरूर मिलेगा। तो ये यूपीएस के मोर्चे पर बदलाव हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो नेशनल हाईवे पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, 3% ज़्यादा आपको टोल लगेगा। और इसके बाद अगर बात करें तो जो बैंकों में जो मिनिमम बैलेंस है उसके चार्जेस को बढ़ा दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी जैसे तमाम बैंकों ने ये कहा है कि अगर आप अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। वहीं एटीएम की विड्रॉल लिमिट को भी जो बढ़ा दी गई है वहाँ पे भी चार्जेस बढ़ाए गए हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर दूसरे बैंक के एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो 20 रुपये से 25 रुपये आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे एज ए चार्जेस। और साथ में जो आखिरी बदलाव है वो जीएसटी के मोर्चे पर है। अगर आप 7,500 रुपये से ज़्यादा के रूम रेंट वाले होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छे और कुछ एक तरह से कहे जेब पर भारी पड़ने वाले बदलाव ये 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। राइट, तो ये तो बड़े बदलाव थे जो आज से लागू हो गए, लेकिन इधर एक और बड़ा बदलाव हुआ है, वो है कि मुंबई जो है वो आज से महंगी भी हो गई है। तो क्या चीज़ें हैं जो मुंबई को महंगा बना रही है, एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बात है कि रेडी रेकनर जो है वो बढ़ गया है। 1 अप्रैल से रेडी रेकनर रेट बढ़ गए। रेडी रेकनर आसान भाषा में आपको बताऊं तो प्रॉपर्टी का वो सरकारी भाव जिसके ऊपर जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी तय होती है। तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन
और स्टैम्प ड्यूटी, ये सब आपके लिए महंगा हो जाएगा। रेडी रेकनर में औसत अगर मैं कहूं जो बढ़ोतरी हुई है मुंबई में, अलग अलग इलाके हैं चूंकि मुंबई के, वो करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी आप कह सकते हैं हुई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण इलाके हैं मुंबई प्रॉपर, मुंबई के अंदर करीब 3.25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी। ठाणे में काफ़ी ज़्यादा रेडी रेकनर बढ़ा है, ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास पहुंच गया है। नवी मुंबई में भी वो 6.25% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। मुंबई में फिगर छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी के भाव यहाँ काफ़ी ऊपर है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुंबई में हो गई, वो है मुंबई की साफ सफाई। अब जो मुंबई में है उसे गंदा करना आपको महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो जुर्माने लगते थे, जो फाइन्स लगते थे, उसके रेट बढ़ा दिए बीएमसी ने। घर के बाहर का कचरा अभी तक 200 रुपए का फाइन होता था, अब 500 रुपए का फाइन लगेगा। खुले में नहाना पहले 100 रुपए का फाइन था, अब 300 रुपए हो गया है। यूरिनेशन बाहर कहीं खुले में 200 रुपए का फाइन था, जो अब 500 रुपए लगेगा। इसके अलावा स्पिटिंग, खुले में थूकना पहले 200 रुपए, अब उसे बढ़ा के 250 किया है। मुझे लगता है इस जगह और बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। खुले में बर्तन धोना, कपड़े धोना 200 की जगह 300, और पेट्स की जो गंदगी है उस पर डबल हो गया, ऑलमोस्ट 5000 से सीधा 1000। ये एक बड़ा मुद्दा भी है इस वक्त मुंबई के अंदर। इधर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब फीस, ये देखिए बड़ी खबर है नोट करने के लिए। अब बीएमसी शहर को साफ रखने के लिए आपकी सोसाइटी को, आपकी बिल्डिंग को, आपके इंस्टीट्यूशन को अगर आपको चलाते हैं, सफाई की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए वो पैसा लेगी। एक फीस उन्होंने तय कर दी है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कि 100 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक जाती है। आइए डिटेल में बता देते हैं कि किसको कितने पैसे देने होंगे अब अपने प्रेमाइसिस की सफाई के लिए। तो जो क्लीनिंग चार्ज है वो बीएमसी लेगी। पहले घरों की बात कर लेते हैं तो 3 अलग अलग कैटेगरी, 50 वर्ग मीटर से के तक के जो घर है उस पर 100 रुपये, 300 वर्ग मीटर वाले घर के लिए 500 रुपये, और 300 वर्ग मीटर से जो ज़्यादा के घर हैं उस पर 1000 रुपये का चार्ज आएगा। यही सोसाइटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, सोसाइटी चार्जेस में भी। इधर जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं, दुकान, ढाबा, कॉफ़ी की शॉप, 500 रुपये लेंगे। हॉस्टल अगर कोई है 750 रुपये, गेस्ट हाउस है तो 2000 रुपये। सबसे ज़्यादा जहां चार्जेस बढ़ाए गए हैं वो हैं होटल्स के लिए। होटल में एक सामान्य होटल के लिए 1500 रुपये का चार्ज। अगर कोई होटल 3 स्टार होटल है, वहां का कचरा बीएमसी पिक कर रही है 2500 रुपये, और 3 स्टार से ऊपर की कैटेगरी वाले जो होटल्स हैं वहां का जो कचरा लेगी बीएमसी, उसके लिए 7500 रुपये वो चार्ज करेगी। तो अब मुंबई में अलग अलग फ्रंट पे बहुत सारी चीजें आपके लिए आज से हो गई हैं महंगी। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहां पर, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास पहले से कुछ पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो अब ये आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार कुछ ऐसे नियम लाने वाली है जिसके तहत समय से चालान जमा नहीं करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो सकता है। नए चालान के नियम क्या हैं, दिल्ली में बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। सरकार कुछ बदलाव लाने वाली है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ई चालान का पेमेंट नहीं करते हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं? सबसे पहला बदलाव, अगर आपने 3 महीने तक ई चालान का पेमेंट नहीं किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, और वो तभी बहाल होगा जब आप ये पेमेंट करेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव, अगर आपने पिछले 1 साल में 2 बार से ज्यादा ई चालान का पेमेंट नहीं किया है, पेंडिंग है, तो इसे लिंक किया जाएगा आपकी जो आप इंश्योरेंस देते हैं गाड़ी का, उसके प्रीमियम पे आपको ज्यादा महंगा प्रीमियम देना पड़ सकता है। और तीसरी चीज, अगर 1 साल में आपके 3 से ज्यादा ई चालान है जो पेंडिंग है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है। ये कुछ प्रस्ताव है जिसपे सरकार काम कर रही है। ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक करीब 40% लोग ही ई चालान का पेमेंट करते हैं। इस साल की बात करें 2025 की, करीब 40,000 करोड़ के ई चालान अब तक इशू हुए हैं। इसमें पेमेंट कितने लोगों ने किया? सिर्फ 16,000 करोड़ का जो ई चालान है वो पेमेंट हुआ है। यानी कि लगभग 40% लोग ही इसका पेमेंट कर रहे हैं, 60% नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं हो, इसलिए ये बदलाव किए जाने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ पेंडिंग ई चालान है तो इसे जल्द से जल्द जमा कर दें, नहीं तो आने वाले समय में ये काफी महंगा पड़ने जा रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि लोग सामान्य से ज्यादा गर्मी के लिए तैयार रहें।
अप्रैल से जून के बीच कई राज्यों में हीट वेव वाले दिन पहले के मुकाबले 2 गुना होंगे। इस पर मौसम विज्ञानी सोमा सेन राय से बातचीत की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। किस तरह से अप्रैल और जून के बीच में गर्मी रहने वाली है इस बार? अगर पूरा 3 मंथ्स का देखते हैं अप्रैल टू जून, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका खासकर गुजरात, राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश में अबव नॉर्मल रहेगी। ये तो सीजनल स्केल में हो गया। जब मंथली स्केल में आते हैं तो अप्रैल में हमारी उम्मीद है कि टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाके में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहने की संभावना है। इसके अलावा हीट वेव्स की बात करूं, मैं पिछले साल भी देखा हमने, जो 2024 था उसमें भी काफी गर्मी पड़ी। इस बार भी हीट वेव्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी हीट वेव का जो स्थिति है, हम अगर पूरा सीजन का देखते हैं अप्रैल टू जून, तो हमारी उम्मीद है कि हीट वेव टेम्परेचर्स आपका हीट वेव डेज जो है फ्रीक्वेंसी अबव नॉर्मल रहेंगे पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में। इसमें जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो डिपार्चर दिख रहा है वो हमें महाराष्ट्र में ज्यादा दिख रहा है, और साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल उड़ीसा और झारखंड और बिहार में दिख रहा है सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव डिपार्चर्स रहेंगे। तो ज्यादा गर्मी पड़ने वाली इस बार तैयार रहेगा आप। इधर पिछले 3 साल से डायमंड इंडस्ट्री अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। गुजरात के लाखों हीरा कारीगरों का रोजगार खत्म होने के कगार पर है। क्यों हुई है ऐसी परिस्थितियां और क्या है इससे निकलने के रास्ते, बता रहे हैं हमारे सहयोगी केतन जोशी। सूरत में सालों बाद हीरा कारीगरों ने 2 दिन की हड़ताल की है। लंबे समय से युद्ध के हालात ने डायमंड की खपत रोक रखी है। अमेरिका और यूरोप दुनिया के सबसे बड़े डायमंड खरीदार हैं, लेकिन वहां भी मंदी का माहौल है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े रफ डायमंड की पॉलिश केंद्र गुजरात में काम ठप है। मजदूरों की यूनियन ने दावा किया है कि साल भर में 63 हीरा कारीगर खुदकुशी कर चुके हैं। डायमंड वर्कर के काम के घंटे और वेतन में भारी गिरावट आई है। रत्न कलाकारों पिछले 2 साल से मंदी से जूझ रहे हैं। हमारी यही मांग है कि 30% भाव रत्न कलाकारों का बढ़ना चाहिए। रत्न कलाकारों को आर्थिक पैकेज सरकार को देना चाहिए। रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड का निर्माण हो। रत्न कलाकार जो आत्महत्या 1 साल में 63 रत्न कलाकारों ने जो सुसाइड किया है, उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। व्यवसाय वेरा में उसको छुट्टी देनी चाहिए और रत्न कलाकारों को मोंघवारी मुजब से भाव बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति मालिकों की गठन हो, ऐसी हमारी मांग है। पहले 10 घंटे काम मिलता है, अभी इतना काम नहीं मिलता। हीरे कम आते, रजा पड़ती है, वह एक्स्ट्रा भी रजा आती है। 10-20% इनकम कम हो गई। सरकार से यही मांगनी है, थोड़ी मदद करे जिससे घर चले, परिवार में सहारा मिले। अकेले गुजरात में 24 लाख हीरा कारीगर और 20,000 कारखाने हैं। देश भर में कुल 30 लाख से ज्यादा कारीगर हैं। पिछले 3 साल में गुजरात में 30-40% हीरा कारखाने बंद हो गए हैं। कारीगर के काम में अमूमन 30% और वेतन में 20% की कटौती आई है। जानकारों के मुताबिक ऐसे माहौल में सरकार ही रास्ता निकाल सकती है। पहले तो रत्नदीप योजना थी, 2008 के समय में लागू की थी। उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले थे, लेकिन अभी तो बंद है, तो वो शुरू कर सकती है सरकार। और दूसरा है रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड अगर बनाया जाए तो सारे जितने भी रत्न कलाकार उनको रजिस्टर किया जाए, और जो लोगों को अभी दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, उनको भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। डायमंड इंडस्ट्री से सरकारों को सालाना करोड़ों का राजस्व मिलता है, लेकिन आज इंडस्ट्री की हालत पतली है और इंडस्ट्री सरकार से राहत की मांग कर रही है। इस सेक्टर की मदद करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक बार काम की तलाश में हीरा कारीगर दूसरे सेक्टर में चला जाता है, फिर नए कारीगर को ट्रेन करना काफी मुश्किल है, और इसीलिए सरकार का राजस्व भी चला जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो भारत का रुतबा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।